हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी के रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। रही बात ये कि आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कराई जा चुकी है, आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड कुछ नोट भी बना चुके होंगे, लेकिन उससे आपको और शार्ट हो जाए, जो फर्स्ट मंथली टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे उसका काम आसान हो सके, तो हम शार्ट में एनसीईआरटी के साथ रिवीजन की प्राइस आपको बताते हैं। बुक आपके साथ रहेगी, ये हमारा वीडियो उसमें हेल्पफुल हो सके, उसी पर्पस से ये हम रिवीजन का पैटर्न कर रहे हैं और आपके फर्स्ट मंथली तक का सोचते हैं कम समय में रिवीजन कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले फर्स्ट टॉपिक से यूनिट 6 लिखा गया है रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 इसलिए 11th 12th कंबाइंड की चर्चा आती है। 5 यूनिट आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, तो यूनिट 6 12th की फर्स्ट यूनिट है जो रिप्रोडक्शन है। इसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आप यहाँ आ जाइए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जहाँ से आपको जाना शुरू करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आया है लाइफ स्पान। तो जैसा दिया गया, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। किसी लिविंग बीइंग के बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को लाइफ स्पान कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान इस पर नहीं डिपेंड करता है कि उसकी साइज छोटी है या बड़ी है, वो हैबिटेट उसका क्या है। ये बहुत से फैक्टर हैं जो लाइफ स्पान को अफेक्ट करते हैं। लाइफ स्पान एक दिन से लेकर के कई वर्षों तक होता है। हाँ, ये अलग बात है, सब लिविंग बीइंग का एक लाइफ स्पान होता है, एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर। कभी कभी कहा जाता है यूनिसेलुलर इमॉर्टल हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। इमॉर्टल क्यों कहा गया है कि जब हम लाइफ स्पान के डिफरेंट स्टेज को देखते हैं तो पहले जुवेनाइल फेज आती है, फिर उसकी ग्रोथ फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, और एजिंग के चलते एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर के साथ एक डिफरेंट मैटर है कि जब वो एग्जिस्टेंस में आते हैं तो जो भी उनका लाइफ पीरियड होगा, एक ग्रोथ पीरियड के बाद, वो तो जैसे बैक्टीरिया में देखो 20 मिनट बाद वो फिर मल्टीप्लाई कर जाता है, पैदा होने के 20 मिनट बाद उसकी संतान आ जाती है। तो अब जब ये ग्रोथ करके एजिंग इफेक्ट शुरू होता, जब इसके डेथ का समय आता, तब तक ये डिवाइड हो जाता है। तो चाहे कह लीजिए नया बन गया, एक तरीके से वो दिख भले नहीं रहा है लेकिन मरा भी नहीं है, उसकी संतान आ गई, तो इसलिए कहा जाता है इसकी नेचुरल डेथ नहीं है। और दूसरी बात कि जो शार्ट डेवलप्ड हैं, यूनिसेलुलर मोस्टली हैं, इनमें नेचुरल डेथ इसलिए भी नहीं होती है, कई कंडीशन में जो एडवर्स कंडीशन हैं इनमें प्रोटेक्शन की बहुत सी डिवाइसेज होती हैं जिसके अगेंस्ट चाहे वो स्पोर बना लेते हैं या प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिससे एडवर्स कंडीशन में अपने को सेफ कर लेते हैं। तो ये रहा लाइफ स्पान, मेन अभी जो हेडिंग रही, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। कभी कभी पूछा जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कि लाइफ स्पान कितना है, तो यहाँ पर एक चार्ट फिगर 1.1 में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फिगर के साथ उसका लाइफ स्पान दिया गया है। कुछ को आपको करना है, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाला एक डाटा है, कई जगह से आप कलेक्ट करेंगे तो लाइफ स्पान अप्रॉक्सीमेट बताता है, कुछ अलग अलग रहता है। जैसे एलिफेंट के लिए कॉलम छोड़ दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट 60 to 90 होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में कम। ऐसे रोज़ के फ्लावर के लिए कहीं आप पाएंगे 10 ईयर्स दिया गया है, 5 to 7 अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं। तो ये डाटा अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन जिसका एनसीईआरटी में डाटा मेंशन है उसको आपको इसी के अकॉर्डिंग रखना है। ऐसे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक है, क्रो में 15 ईयर्स है, डाक का अप्रॉक्सीमेट 25 मान सकते हैं। ऐसे बनाना ट्री का ये कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है 25, लेकिन मान के चलिए एक बारी फ्रूटिंग के बाद फिर इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, लाइफ स्पान कम ही होता है। हाँ, अगर उसको वैसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि नेचुरल डेथ का समय नहीं आता है, जब उसमें फल नहीं आना है तो उसको वैसे भी आर्टिफिशियली मार दिया जाता है। ऐसे काऊ का है अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स, या फ्रूट फ्लाई है, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है।
तो बनियान ट्री का है, टार्टवाइज का है। तो ये इसकी बात हम नहीं करते हैं, अब सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो ये कुछ का पूछा जाता है तो इसको जानते रहेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन पर, आते हैं सीधे कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन है क्या। वर्ड पर ध्यान दें तो री प्लस प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस फ्रॉम इट्स पेरेंट्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ऑलरेडी भी आप जानते हैं, उसके हम डेप्थ में नहीं जाते हैं। और ये रिप्रोडक्शन का दो मेजर जो मोड है, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पहले बेसिक चीज़ हम कहना चाहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक वर्ड ध्यान दीजिए, वो है गैमीट। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट बनेगा। अब गैमीट अगर बनता है तो उसी से कोरिलेट कर दीजिए, गैमीट आखिर करता क्या है। गैमीट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी फर्टिलाइजेशन भी होता है। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनता है तो मेजर पॉइंट ये हो गया, सेक्सुअल में गैमीट बनता है या रिक्वायर्ड होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से मोस्टली एम्ब्रियो भी बनता है। तो अब यही चीज़ यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी एसेक्सुअल में गैमीट रिक्वायर्ड नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, एक कॉमन वर्ड चर्चा में रहता है, जबकि हम समझते हैं पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन एक कॉमन डिफरेंस सबको रटा होता है कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं। पूरी तरीके से हम इससे सहमत इसलिए नहीं होते हैं, जैसे बाईसेक्सुअल के केस में, स्पेशली प्लांट्स में, चूंकि अभी हम एनिमल प्लांट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एनिमल में मोस्टली दो पेरेंट और एक पेरेंट की बात आती है। लेकिन प्लांट्स में देखिए मैक्सिमम एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल, एक में ही होता है। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट एक ही प्लांट से आ जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा कि जानते हैं। तो एक ही पेरेंट तो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी होता है, लेकिन अगर मोस्टली वर्ड लगा दे तो और बेहतर हो जाएगा। हाँ, दूसरा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग बनती है, ऑफ स्प्रिंग मीन मेंबर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसमें दो पेरेंट के करेक्टर मिक्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, किसी एक पेरेंट से पूरी तरीके से मैच नहीं करते हैं। जबकि एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल से जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, एक ही पेरेंट के करेक्टर्स उसमें जाते हैं और मियासिस भी नहीं होता है। तो मियासिस के समय कई चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि जानते हैं 11th में पढ़ चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्याजमेटा बनता है, तो चेंज आता है। तो यहाँ पर चेंज नहीं आता है। तो जो ऑफ स्प्रिंग हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, वो पेरेंट जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको उनका क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब सेम कॉपी। और ये सेंटेंस आया है कि ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट, which the term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals। जो मार्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल फीचर में और जेनेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम ऑफ स्प्रिंग जो पेरेंट जैसे हैं, वो क्लोन भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई द मेंबर प्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन ऑफ पेरेंट्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ का। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरीके हैं, क्या इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे बाइनरी फिजन है, या डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स है, कोनिडिया है, बर्ड्स है, जेम्यूल्स हैं, ये कई स्ट्रक्चर हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर रिप्रोडक्शन दो है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कभी कभी इसको लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव भी एक टाइप का एसेक्सुअल ही है। तो मेजर दो है, लेकिन अगर तीन की बात आती है तो आप ये कह लीजिए कि एसेक्सुअल गैमेट नहीं बनेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, और वेजिटेटिव में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती, कभी रूट से, कभी लीफ से, कभी स्टेम से प्लांट बन जाते हैं। और इस केस में इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है उसको क्लियरली समझें, इसके पहले जानना है। प्लांट्स में दो टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है, जैसे
फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, यानी ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अदर पार्ट हैं, रूट है, लीफ है, स्टेम, इनके अपने स्पेसिफिक वर्क हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने स्पेसिफिक वर्क के साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए जो रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा जितने पार्ट हैं सबको हम कहते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट है। दो पार्ट हो गए, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हमें नाम देना है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नेम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फाउंड इन एनी प्लांट। इस प्लांट में कौन है, तो या ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। या दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें क्या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कौन है, वो स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको आपको जानते रहना है। जैसे यहाँ जो टर्म दिए गए हैं फिगर 1.4 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दिया गया है आई या पोटैटो। तो पोटैटो में आई स्ट्रक्चर है। पोटैटो पर देखते हैं जगह जगह पर ये छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे बने रहते हैं जिन्हें आई कहा जाता है, और इसी आई में बड होती हैं जो फेवरेबल सिचुएशन में जर्मिनेट होकर के नए पोटैटो प्लांट को फार्म करती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ऑफ पोटैटो इज आई। ऐसे राइजोम ऑफ जिंजर, राइजोम एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्रो जिनकी होती है उन्हें राइजोम कहते हैं। राइजोम एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम है, और इस टाइप का स्टेम जिंजर में है, बनाना में है। तो इसमें जो है इसकी नोड्स पर, स्टेम का कैरेक्टर, इस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इसके नोड्स पर बड्स होती हैं और वहीं से नीचे की तरफ एडवेंटिशस रूट निकलती हैं और बड से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया। ऐसे एगेव प्लांट में बल्बिल्स है और ब्रायोफिलम में लीफ पर ये पाई जाती हैं, तो लीफ बड्स पाई जाती हैं। ऐसे हाइसिंथ, जिसको ये हाइसिंथ की बात करें, हमारे यहाँ इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। इसी का एक नाम आइकार्निया भी है और एक नाम वाटर हाइसिंथ भी है। तो वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है, ये भी स्टेम का एक फार्म है, डिटेल नहीं पढ़ना है। तो इसमें ऑफसेट हो गया। और ब्रायोफिलम में लीफ बड हैं, एगेव में बल्बिल्स हैं। तो इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम आपको याद किए रहना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी का नाम दीजिए प्रोपेग्यूल्स कौन हैं, चाहे वो रनर हैं, ऑफसेट हैं, ट्यूबर हैं, सकर हैं। जैसे पोटैटो को हमने बताया तो इसकी ये एक टाइप का ट्यूबर है। ऐसे ओनियन में देखें, गार्लिक में देखें, इसका मॉडिफाइड स्टेम बल्ब कहलाता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बात आती है, आगे हम चलते हैं सीधे, एक टर्म आ गया है टेरर ऑफ बंगाल। तो ये जानते हैं, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ which is one of the most invasive weeds found growing whereas there is stagnant water. It drains oxygen from the water which leads to the death of. तो ये बंगाल का टेरर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है अपने फूड के लिए डिपेंड करती है वाटर बॉडीज़ पर, और ये वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ इतनी तेज़ होती है, कभी कभी पूरी तरीके से वाटर की अपर सरफेस को पूरे पांड में ऐसी कवर कर लेती है, सीधे लाइट नहीं जा पाती है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन को ये यूज कर लेती है। तो जो सरफेस में वाटर में कह लीजिए सबमर्ज्ड हैं, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं जाती, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस डेथ से जो एक्वेटिक लाइफ पर डिपेंड होता है जो फूड मटेरियल, उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहना है कि टेरर ऑफ बंगाल कौन है, तो यही टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ है, एक वीड है, इसे कहा जाता है। अब हम आते हैं सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो एसेक्सुअल में क्या जान लेना था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफरेंस के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो हमने भी डिफरेंस के समय कहा, गैमीट बनता है, फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट बनना है। लेकिन
ये जो लाइफ का पीरियड है, लाइफ स्पान में अगर देखें तो रिप्रोडक्शन के पहले जो डिफरेंट स्टेज आती है, जिसे पीरियड ऑफ ग्रोथ कहते हैं, इसको हम अलग अलग फेज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, प्लांट केस में एट लास्ट मेच्योर्ड फेज आती है। जुवेनाइल फेज का मतलब इनिशियल फेज, वेजिटेटिव फेज का मतलब उसके वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, और मेच्योरिटी के स्टेज में ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें डेवलप्ड हो जाती हैं। तो ये जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद एक फेज के बाद दूसरी फेज आती है। और मेच्योरिटी की फेज, जिसको हमने कहा, ये फ्लावरिंग पीरियड है, और फ्लावर ही हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की केस में ही आपको जानना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। अब एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज हैं, इनसे रिलेटेड शार्ट नोट में पूछे जाने वाली एक स्टेप हैं, जिसको हम आस्टरस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जान रहे हैं। ये फेज चला आस्टरस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कही जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये रिप्रोडक्टिव फेज होती है फीमेल्स में, जो अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ में रिवाइज होती है, 28 डेज की जो ये प्रोसेस है। तो ये आस्टरस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जान रहे हैं कि जो प्राइमेट्स हैं स्पेशली, इनकी केस में ये आस्टरस साइकिल होती है, और जो मैमल्स हैं थोड़ा इससे डेवलप्ड, यानी मैमल्स, एप्स, इनमें ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है तो इसे कहते हैं, ये मंथली वाइज, तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और यही फेज जब टाइम टू टाइम सीजन से आती है, प्रोसेस सेम है लेकिन उसका टाइम पीरियड होता है, तब इसे कह देते हैं आस्टरस साइकिल। तो ये केवल टर्म है, डिटेल यहाँ पर नहीं जानना है। अब बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स हैं, ये अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। गैमीट बनना है तो गैमीट बनने की प्रोसेस, सेकंड स्टेप आपने कहा कि गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो ये सेकंड फेज हो गई। और थर्ड हो गया जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, उससे नए ऑर्गेनिज्म का बनना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की फेज हैं इनको डिवाइड कर दिया गया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं? फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी हो, तो इसमें मेन जो मेजर है वो है गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन गोनेड्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में गैमीट बनने की प्रोसेस को ही गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। अब ये गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट सभी एनिमल्स में एक तरीके से होती है, और प्लांट्स का एक कॉमन तरीका है। दो में अलग है, लेकिन अलग अलग एनिमल और प्लांट में इसे अलग अलग आपको नहीं जानना है। तो ये डेवलप्ड जो एनिमल या प्लांट जिसमें हम रिप्रोडक्शन की चर्चा करना चाह रहे हैं, इनको अगर देखें तो ये डिप्लॉयड फेज में होते हैं। इनकी मैक्सिमम सेल्स जो हैं पेयर में क्रोमोसोम कंटेन करती हैं, और गैमीट में हमेशा क्रोमोसोम हैप्लॉयड होना चाहिए। हैप्लॉयड का मतलब पेयर में नहीं होना चाहिए। डिप्लॉयड हैप्लॉयड दो सेल जान चुके हैं। तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाने के लिए गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस में मियाटिक डिवीजन होती है। मीन्स गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियाटिक डिवीजन और मियासिस, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो गैमीट बन जाने के बाद अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेवल में ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जब एल्गी की बात आई थी, ब्रायोफाइटा की बात आई थी, तो वहाँ पर गैमीट को आइसोगैमीट, एन आइसोगैमीट, ऊगैमीट कहा गया था, जिस पर रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस हुआ था।
अब ये गैमीट बन जाने के बाद सेकंड फेज आएगी, लेकिन उसके पहले एक टर्म और जानना है कि गैमीट बॉडी में बनता कहाँ से है। कभी कभी दोनों गैमीट एक बॉडी में ही बन जाते हैं। अगर एक बॉडी में बन जाते हैं तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और अगर अलग अलग बॉडी में बनते हैं, एक ही बॉडी में दोनों गैमीट बन गए उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और अगर एक बॉडी में एक ही गैमीट बनता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल बॉडी में अगर मेल गैमीट बनता है तो उसी को मेल कहते हैं, फीमेल गैमीट बनता है तो उसे फीमेल कहते हैं। तो मेन प्रोसेस ये हो गया गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये गैमीट बनने के बेस पर एक टर्म, यहाँ पर कई टर्म्स आए हैं आपको जानना है, होमोथैलिक एंड मोनोसियस, हेटेरोथैलिक वेराइटी, ये टर्म्स आपको जानने हैं। होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, ये टर्म्स स्पेशली प्लांट से रिलेटेड है। अगर मोनोसियस का मतलब एक ही बॉडी से दोनों बन रहे हैं, यानी उनके दोनों गैमीट बनाने वाली बॉडी एक है, तो इसी को होमोथैलिक एंड मोनोसियस कहते हैं। अगर अलग अलग बनना है उसी को हेटेरोथैलिक और डायोसियस कहते हैं। अब अगर अलग अलग बॉडी में है, जिसको आपने ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल कह दिया, तो यूनिसेक्सुअल में अगर प्लांट में जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमेन और पिस्टिल हैं, तो अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा। अगर केवल स्टेमेन है तो उस यूनिसेक्सुअल को कहते हैं स्टेमिनेट, और अगर केवल पिस्टिल है तो इसे कहते हैं पिस्टिलेट। तो बाइसेक्सुअल में दोनों हो गया, यूनिसेक्सुअल में केवल एक होगा प्लांट में, या तो स्टेमेन या तो पिस्टिल, स्टेमेन है तो स्टेमिनेट, पिस्टिल है तो पिस्टिलेट। बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म जनरली और यूज किया जाता है, हर्माफ्रोडाइट, इसको भी आपको जानते रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सीधे हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, इसमें कुछ जानना नहीं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की वैरायटी दी गई है। एनिमल्स की वैरायटी में कौन से यूनिसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स में अर्थवर्म और फ्लावर में मोस्टली हैं, कुछ को छोड़ करके, तो ये वैरायटी, इससे आपका मतलब नहीं है। अब आइए यहाँ पर आता है एक टेबल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो किया गया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब जैसे हमने बताया कि जो कॉमन बॉडी सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसी का हाफ नंबर होता है गैमीट में। तो यहाँ पर जो टेबल दिया गया, किसी के गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है और किसी किसी का एक डिप्लॉयड सेल में दिया गया है। गैमीट में हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल होता है, डिप्लॉयड में उसी का डबल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर दिया गया है कि 46 क्रोमोसोम हैं इन मायोसाइट 2n में, तो दोनों दे दिया गया है, तो जो गैमीट में क्रोमोसोम नंबर होगा वो 23 होगा। अब ऐसे ही शेष में आपको समझ लेना है, इसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो याद हो सके ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन में जानते रहना है। अब हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई में 12 दिया गया है, 2n नंबर है, तो n नंबर क्या होगा, उसी को हाफ कर देंगे। ऐसे जिसमें ही गैमीट का दिया गया उसका डबल करके क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट या 2n डिप्लॉयड में लिख देंगे, और जिसका डिप्लॉयड लिखा गया उसका हैप्लॉयड नंबर लिख देंगे। अब गैमीट तो बन गया। अब सेकंड फेज आने से पहले गैमीट अगर अलग अलग बॉडी में या अलग अलग प्लेस पर बने हैं तो जब यूनाइट होंगे, एक साथ आएंगे ना, एक साथ आने के लिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। सेकंड फेज गैमीट ट्रांसफर। क्यों गैमीट का ट्रांसफर? गैमीट का ट्रांसफर इसलिए कि जहाँ अलग अलग जगह हैं दोनों एक साथ कैसे आएंगे। तो प्लांट्स की अगर केस करें तो यही गैमीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है पॉलिनेशन, या एनिमल्स में इसी को आप कपुलेशन कहते हैं। एनिमल में जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स में, अदर मैमल्स में,
तो गैमीट का ट्रांसफ़र कपुलेशन प्रोसेस के थ्रू मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाता है, फीमेल बॉडी में ऑलरेडी जो बना है गैमीट वहाँ रहता है, तो वहाँ पर यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि प्लांट्स में देखें तो ये स्टेमन में मेल गैमीट का सोर्स है और पिस्टिल के अंदर फीमेल गैमीट अल्टीमेट प्रोसेस से बनेगा, इसकी चर्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी। तो पॉलिनेशन के थ्रू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गैमीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस प्लांट्स में हम चर्चा करते हैं थ्रू पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है ये अलग से हमें डिस्क्राइब नहीं करना है। ये नया सिस्टम होने की वजह से कि ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आती रहती है। चलिए आगे और सेटअप हो जाएगा। पॉलिनेशन क्या है, तो इसके पहले जो आपका जानकारी उससे लिंक करना चाह रहे हैं। स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स ही अल्टीमेट मेल गैमीट को फार्म करते हैं। पॉलन ग्रेन बनता है स्टेमन में, अगर पता होगा तो स्टेमन के एंथर में, और फीमेल गैमीट पिस्टिल में बनता है। तो ये एंथर में इसके बन जाने के बाद पिस्टिल तक पहुंचना है, यही प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट में जो आपको जानना है। तो पॉलिनेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या पिस्टिल। टर्म पता है, पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन में 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन बन गया तो पिस्टिल के अपर पार्ट स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो यही प्रोसेस पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन कितने टाइप के हैं ये प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ चर्चा की जानी है। इतने कह के यहाँ छोड़ दिया गया है, वहाँ पर सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है, इसकी बात करते हैं। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रोसेस जाइगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन तो कही जाती है। लेकिन गैमीट भी एक सेल है, सेल के 2 पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। तो जब फ्यूजन होता है तो पहले साइटोप्लाज्मिक मटेरियल मिलता है, बाद में न्यूक्लियस मिलते हैं। तो कभी कभी इसको प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी भी कहते हैं, या सीधे एक टर्म में कह लीजिए सिनगैमी हो गई, दोनों मिल गए और जाइगोट फार्म हो गया। अब जाइगोट फार्म होने के बाद 3rd स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म आपको जान लेना, उसके पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें, पार्थेनोजेनेसिस। जनरली मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्पेसिफिक केसेज में या आर्टिफिशियली प्रमोट करने पर कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी न्यू बॉडी फार्म हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट एक टर्म आ गया है, वेयर डज सिनगैमी अकर्स। ये मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन किस प्लेस पर होगा, इसके बेस पर फर्टिलाइजेशन को 2 अलग कैटेगरी में रख दिया गया। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेस्ड ऑन द सिनगैमी where it takes place. If male and female both the gamete meet or fuse inside the body, then it is called internal fertilization. Whereas when male and female gamete unite outside of the body, then it is called external fertilization. अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद कैसे बॉडी फार्म होगी, इसकी स्टडी का ही सीक्वेंस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको जाइगोट से स्टार्ट करना है। जाइगोट में जब डिवीजन शुरू हो जाता है, इनिशियली जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड होती है। 2 हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है। अब ये जो सिंगल सेल डिप्लॉयड बनी, इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन से जो सेल बनती हैं उनके ग्रुप को ही कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन गया तो जाइगोट यूनिसेलुलर है, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब इस एम्ब्रियो से आगे बॉडी फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो मेन प्रोसेस है वो है सेल डिवीजन और स्पेशली माइटोसिस। गैमेट बनाते समय मियासिस हुई थी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना था, और यहाँ पर माइटोसिस होगी, डिफरेंट डिप्लॉयड सेल बनती हैं। और ये जो सेल बनती हैं इनमें सेल डिफरेंशिएशन होता रहता है। सेल डिफरेंशिएशन मीन्स स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेशल शेप और साइज अटेन करना। अलग अलग वर्क के लिए जैसा वर्क करना होता है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होती है। तो ये सेल के ग्रोथ करने की प्रोसेस है अपने वर्क के लिए, यानी इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सेल। सेल डिफरेंशिएशन मीन्स मैच्योरेशन ऑफ सेल। सेल मैच्योर होकर के स्पेसिफिक शेप साइज अटेन कर लेती है और ऐसी स्पेसिफिक शेप साइज जिसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना रहता है। अब एक अलग बात आ जाती है, ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड on the fact whether the development of the zygote takes place inside the body of female parents or outside of the body inside the egg। कभी कभी बॉडी का फॉर्मेशन एग के अंदर होता है, बॉडी से एग बाहर आता है, और कभी कभी डेवलपमेंट इंटर बॉडी के अंदर होता है और सीधे बेबी फार्म होता है। तो यानी मेनली एनिमल की केस में अगर पेरेंट गिव राइज टू बर्थ ऑफ न्यू वंस देन दे आर कॉल्ड विविपेरस, और जिसमें एग फार्म होता है बाद में उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस से बॉडी बनती है, उसे कहते हैं ओविपेरस। सिंपली ओविपेरस अंडे देने वाले हैं, विविपेरस बच्चे देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल हैं। अब लास्ट में यहाँ पर आते हैं, प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेज आते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेज आते हैं स्पेशली फ्लावर में, तो ये जानते हैं इसके डिफरेंट पार्ट जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 4 पार्ट हैं फ्लावर में, आउटर साइड से इनर साइड में जाएं, सेपल सूख के गिर जाएगा, पेटल ख़त्म हो जाएगा, स्टेमन भी ख़त्म हो जाएगा। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी है, मोस्टली स्टिग्मा है, और स्टाइल भी सूख जाती है, और नीचे का पार्ट जिसको ओवरी आप कहते हैं। ओवरी डेवलप करती है और ओवरी के डेवलप करने से फ्रूट बन जाता है। अब जब ये फ्रूट बन जाता है तो उसी के अंदर ओवरी का एक पार्ट है, डिटेल में चर्चा फिर आगे आएगी फ्लावरिंग प्लांट में, लेकिन ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, आप जानते भी होंगे। ये ओव्यूल जो होता है इसी में फीमेल गैमीट रहता है, और इसी के अंदर फीमेल गैमीट मेल गैमीट से मिलकर जाइगोट बनाता है, और अब ओव्यूल में भी डेवलपमेंट होता है और डेवलप करके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी से फ्रूट बन गया और ओव्यूल से सीड बन गया। अब ओवरी की वाल को जो आज फ्रूट के फार्म में हो गई, इसकी वाल को अब पेरिकार्प, जो ओवेरियन वाल थी जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, इसकी वाल को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प कभी कभी ये 3 लेयर में डिवाइड होती है, जिसको बाहर वाले को एपिकार्प, मिडिल वाले को मीजोकार्प, अंदर वाले को एंडोकार्प कहते हैं। इसका भी डिटेल बाद में जानेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर।